नमस्कार। करंट अफेयर एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। आपका प्रश्न था, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किस भारतीय नेता ने किया था? आपके विकल्प थे ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी महात्मा गांधी, सी अनसुईया बेन साराभाई, डी अंबालाल साराभाई। इसका सही उत्तर है विकल्प ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। बीते 31 अक्टूबर को भारत ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई। आपको बता दें कि देश के एकीकरण की दिशा में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को देखते हुए इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न के संदर्भ में बात करें तो बारदोली सत्याग्रह 1928 के दौरान भारत के गुजरात के बारदोली में सरदार पटेल के नेतृत्व में शुरू किया गया एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था, जिसने फसल की विफलता के बाद किसानों पर भारी कर लगाया था। इस आंदोलन का नेतृत्व करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका के कारण इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी, इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला प्रश्न है, WHO की दक्षिण पूर्व एशिया के लिए क्षेत्रीय समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, विश्व स्वास्थ्य सभा के पहले सत्र में इस समिति की स्थापना को मंजूरी दे दी गई थी। दो, इस समिति में 11 सदस्य देश शामिल हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। हाल ही में नई दिल्ली में दक्षिण पूर्व एशिया के WHO क्षेत्रीय समिति का 76वां सत्र आयोजित किया गया। आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय समिति इस क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का एक शासी निकाय है। इसकी स्थापना को वर्ष 1948 में प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा में मंजूरी दी गई थी, इसलिए कथन एक सही है। इसके बाद इसी वर्ष नई दिल्ली में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की गई। इस क्षेत्रीय समिति में दक्षिण पूर्व एशिया के 11 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ सहयोगी सदस्य भी शामिल हैं, इसलिए कथन दो सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर पूर्वी भारत के ब्रू समुदाय द्वारा बोली जाती है? ए काब्रो, बी मिजो, सी मेइती, डी बोडो। इसका सही उत्तर है विकल्प ए काब्रो। हाल ही में ब्रू शरणार्थियों ने मिजोरम के चुनाव में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि ब्रू पूर्वोत्तर का मूल निवासी समुदाय है जो ज्यादातर त्रिपुरा, मिजोरम और असम में रहता है। इसे रियांग के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुरा में इन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके सदस्य काब्रू या कौब्रू नामक भाषा बोलते हैं, जिसका कुकी भाषा पर भी प्रभाव है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, प्रचंड हेलीकॉप्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे फ्रांसीसी सैन्य विमान निर्माता डसॉल्ट एविएशन से हासिल किया गया है। दो, यह दुनिया का एकमात्र असॉल्ट हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर उतरने और उड़ान भरने में सक्षम है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। हाल ही में भारतीय सेना के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर HCL प्रचंड ने 70 मिमी रॉकेट दागने का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह भारत का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इस विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसे रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में काम करने वाले भारतीय सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह विमान 5.8 टन शक्ति ट्विन इंजन से लैस है, जिसे HAL और फ्रांस की सफ्रान ने मिलकर विकसित किया है। प्रचंड दुनिया का एकमात्र असॉल्ट हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर उतरने और उड़ान भरने में सक्षम है, इसलिए कथन दो सही है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल है। दो, इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। तीन, इसमें केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित देश ही शामिल हो सकते हैं।
उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन या फिर डी कोई भी नहीं? इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग को 35% तक बढ़ाएगा। यह निर्णय बीते दिनों नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी सभा में लिया गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 121 देशों का एक संधि आधारित अंतर सरकारी गठबंधन है। इसे 2015 में UNFCCC के पेरिस शिखर सम्मेलन के मौके पर भारत और फ्रांस द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए कथन एक सही है। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, इसलिए कथन दो सही नहीं है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर स्थित देश गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं और मतदान में भाग लेने के अधिकार को छोड़कर इसके सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कथन तीन सही नहीं है। इस प्रकार केवल एक कथन ही सही है, इसलिए विकल्प ही सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा अरलम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी गोवा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। हाल ही में संदिग्ध माओवादियों ने अरलम वन्यजीव अभयारण्य में वन विभाग के निगरानीकर्ताओं पर गोलीबारी की। आपको बता दें कि अरलम वन अभयारण्य भारत के केरल राज्य में पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों में स्थित एक वन अभयारण्य है। यह अभयारण्य कन्नूर जिले में 55 वर्ग किलोमीटर पर विस्तारित है। यह वायनाड, ब्रह्मगिरी, वायनाड उत्तरी ढलानों और कर्नाटक राज्य में संरक्षित क्षेत्रों अर्थात ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य और कुग्र के जंगलों से सटा हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कट्टी बेटा है। चीकानी नदी इस क्षेत्र से होकर बहती है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, एमबाई भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इस पहल का उद्देश्य पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना है। दो, इसके तहत लक्षित वर्ग 15 से 29 वर्ष आयु समूह है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर मेरा युवा भारत यानी एमबाई भारत मंच की शुरुआत करके भारत के युवाओं के लिए एक अभियान की घोषणा की है। आपको बता दें कि एमबाई भारत की कल्पना युवा विकास के लिए एक प्रौद्योगिकी संचालित सुविधा प्रदाता के रूप में की गई है। इसका लक्ष्य युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने हेतु सशक्त बनाने के लिए समान अवसर प्रदान करना है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इस पहल का लक्ष्य 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को विकास के सक्रिय चालक के रूप में शामिल करना है, इसलिए कथन दो सही है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, चैंपियंस ऑफ द अर्थ किस संगठन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है? ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, बी विश्व वन्यजीव कोष WWF, सी ग्रीन पीस इंटरनेशनल या फिर डी पृथ्वी दिवस नेटवर्क। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। हाल ही में फिलीपींस की क्वेजोन सिटी की मेयर जोसेफिना बेलमोटे को चैंपियन ऑफ द अर्थ 2023 के लिए नामित किया गया है। आपको बता दें कि चैंपियन ऑफ द अर्थ संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मानों में से एक है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा घोषित किया जाता है। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों या संगठनों को मान्यता देता है जिनके कार्य और नेतृत्व से उनके देश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण में सकारात्मक परिवर्तन आया है। इस पुरस्कार के विजेताओं का चयन सार्वजनिक नामांकन प्रक्रिया के बाद एक वैश्विक जूरी द्वारा किया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, AI सेफ्टी समिट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह विश्व आर्थिक मंच के तहत आयोजित किया गया। दो, यह कार्यक्रम स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित हुआ था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। हाल ही में ब्रिटेन में विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन AI सेफ्टी समिट 2023 आयोजित हुआ। यह दुनिया का पहला AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन था जिसे यूनाइटेड किंगडम द्वारा आयोजित किया गया, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसका आयोजन ब्रिटेन के बकिंघम में
ब्लेचली पार्क में हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोड ब्रेकिंग ऑपरेशन के केंद्र के रूप में ऐतिहासिक महत्व रखता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस अवसर पर भारत के केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य उभरती एआई प्रौद्योगिकियों के जोखिम पर चर्चा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सरकारों, अग्रणी तकनीकी और एआई कंपनियों, नागरिक समाज और विशेषज्ञों को एक साथ लाना रहा। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी परियोजना है? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है विकल्प बी बांग्लादेश। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 3 भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये 3 परियोजनाएं अखौरा, अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, खुल्ला मोगला पोर्ट रेल लाइन और बांग्लादेश के रामपाल में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2। आपको बता दें कि मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट बांग्लादेश के सबसे बड़े कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। इसका विकास बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी BIFCL द्वारा किया जा रहा है। BIFCL भारत के राज्य संचालित नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड BPDB के बीच 50:50 का संयुक्त उद्यम है, इसलिए विकल्प बी सही है। चलिए अब नोट कीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। एवियन इन्फ्लुएंजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक ऐसी बीमारी है जिसकी घटना उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ही सीमित है। 2. मनुष्यों में इससे संक्रमित होने का कोई दस्तावेजी उदाहरण नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।